हाय एवरीवन। आज हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, रेसलर्स जो है, बहुत सारे रेसलर्स जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। तो प्रोटेस्ट के पीछे जो रीज़न है वो ब्रजभूषण सिंह जो हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनके अध्यक्ष पद को रिमूव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ एक्सटॉर्शन के केस और छेड़खानी के केस निकल कर आ रहे हैं। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है दिल्ली की पुलिस को कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए पॉक्सो एक्ट में और अदर एक्ट में। तो ब्रजभूषण सिंह ने वहाँ पर बोला था कि जो एमपी मैं बना हूँ, 6 बार एमपी बना हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के द्वारा बना हूँ, ना कि विनेश फोगाट के द्वारा। तो यहाँ पर एमपी जो है एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको डिस्कस करना। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एमपी से कैसे, एमपी की रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन क्या होती हैं, कैसे एमपी वर्क करता है। तो ये सब हम चीज़ें आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रोविज़न है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किस तरह से ये दिया गया है इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो है प्रोविज़न है पार्लियामेंट से रिलेटेड। उसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी दी गई है। तो इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। प्रीलिम्स के लिए ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट दिए जाते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि हमारी इंडिया में कैमरलिज्म है, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जिसमें राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और लोकसभा में एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जैसा जानते ही हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा में 250 मेंबर होंगे, आप जानते हैं। तो इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि जो 238 मेंबर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जो यूनियन टेरिटरी जो वर्ड आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी 2 यूनियन टेरिटरी हैं अभी तक जो राज्यसभा में अपने मेंबर भेजती हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, जो एमपी सेलेक्ट किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है। अदर पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया 238 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, वैसे ही 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है वो आर्ट, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, इस कैटेगरी से आते हैं। और आप इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो राज्यसभा में 12 मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा चूज़ नहीं किया जाता। जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर नॉमिनेट करता है गवर्नर, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे जैसे देखते हैं कि लोकसभा जो है वो एमपी रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्टली यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा इसे इलेक्ट किया जाता है। इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर होते हैं, जिसमें 530 स्टेट रिप्रेजेंट करता है, 20 यूनियन टेरिटरी करता है और 2 जो है प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लेता था। मगर आप यहाँ एक जान लीजिए, एक चीज़ अपडेट कर लीजिए इसमें कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसने एंग्लो इंडियन की सीट को रिमूव कर दिया। अब एससी की सीट को दिया जाता है केवल, और एंग्लो इंडियन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि आर्टिकल 84 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि कोई भी पर्सन एमपी बनेगा तो राज्यसभा में उसकी एज कितनी होना चाहिए, लोकसभा में उसकी एज कितनी होना चाहिए, और पार्लियामेंट उसके लिए क्या ला सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो 30 साल से, उसकी एज 30 साल कंप्लीट की जाना चाहिए राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए वो 25 साल की एज कंप्लीट किए हुए होना चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन चेंज की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा, एनी लॉ इनेक्टेड। मतलब यहाँ पर आप वर्ड याद रखिए, एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई भी लॉ के द्वारा इसे इनेक्ट कर सकती है। अब इसमें अगला पॉइंट देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ओथ और अफर्मेशन। क्या होता है, जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है तो एमपी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा एमपी को ओथ दिलाई जाती है बिफोर टेकिंग एन इलेक्शन और इलेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब वो जीत जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के पहले प्रेसिडेंट के द्वारा उसे ओथ दिलाई जाती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए अच्छे से, अगर प्रेसिडेंट ओथ उसे करवा रहा है तो अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो सम अदर आदमी के द्वारा उसे ओथ दी जाएगी जो प्रेसिडेंट कहेगा। ठीक है,
और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे मान लीजिए आपने ओथ नहीं ली, तो आप ओथ बिना लिए पार्लियामेंट में पहली बात तो इंटर नहीं कर सकते, और अगर इंटर बाय द वे कर भी जाते हैं तो आपको 500 रुपये ईच डे के हिसाब से फ़ाइन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें रहीं। आगे हम चलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर को दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया आर्टिकल 102 जो है वो बताता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे डिस्क्वालीफाइड होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है कि ऐसा नहीं है कि आरपीए एक्ट में ही डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, ऐसा बिल्कुल गलत सोचना होगा आपका। अगर ऑप्शन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं दिया गया है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें जैसे कंडीशंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑफिस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि ये ऑफिस प्रॉफिट मेकिंग है और अगर कोई बंदा इस ऑफिस को होल्ड करता है तो उसे एमपी के पद से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि कोई लॉ लाई है, उससे कहा है कि आपकी जो डिस्क्वालीफिकेशन है ये डिस्क्वालीफिकेशन नहीं मानी जाएगी अगर आप एमपी का पद होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा पढ़ ही लीजिए, ही होल्ड ए प्रॉफिट मेकिंग ऑफिस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज़ नॉट लिस्टेड इन लॉ ऑफ पार्लियामेंट। साफ साफ लिखा है, अगर लॉ ऑफ पार्लियामेंट ने उसको लिस्ट नहीं किया है तो आपको वहाँ से प्रॉफिट का मैटर आएगा और प्रॉफिट के केस में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। दूसरा, मेंटली इल हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, इंसॉल्वेंट और अनसॉल्व इंसॉल्वेंट है, मगर आप इंसॉल्व दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं और वो मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। नॉट अ इंडियन सिटीजन, सिटीजन नहीं है, आपने धोखे से मतलब इलेक्शन लड़ लिया है तब भी आप डिस्क्वालीफाई। और एनी लॉ पास बाई पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइज हिम, मतलब अगर कोई पार्लियामेंट लॉ पास कर देती है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिए हैं एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि अदर ग्राउंड क्या है। अदर ग्राउंड जैसे रिगिंग करना, इलेक्शन में गिल्टी पाया जाना, कहीं बूथ कैप्चरिंग कर लेना, कहीं पर उसके गिल्टी पाया जाना, और स्पेसिफिक क्राइम यूपा में जैसे सिविल राइट एक्ट में जैसे SC ST को बुरा कहने में, ये सारे अदर प्रोविज़न है। और अदर प्रोविज़न में सबसे इंपॉर्टेंट जो अदर प्रोविज़न है वो गिल्टी ऑफ क्राइम 2 ईयर ऑफ जेल। जैसे कोई भी आपने क्राइम किया है उसमें आपको हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको 2 साल की सज़ा होती है इसमें, तो अगर उसने ये बात बोल दी है कि आपको 2 साल की सज़ा है और 2 से ज़्यादा है और आप उसमें गिल्टी पाए गए हैं और आपको 2 साल की सज़ा हो गई है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अभी रिसेंटली राहुल गांधी का केस यही इमर्ज हुआ है कि उनको 2 साल की सज़ा दी थी लोअर कोर्ट ने, और उसमें मोदी सरनेम के रिलेटेड केसेस था, डिफेमेशन का केस। तो 2 साल की सज़ा देते ही सिविल केस में उन्हें जो है सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो गई तो उनकी एमपी की सीढ़ ही गई। ठीक है, अगर पर्सन, अगला पॉइंट देखिए, अगर पर्सन गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है। और टेंथ शेड्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, डिफेक्शन से रिलेटेड। डिफेक्शन से रिलेटेड आप समझते ही हैं कि कैसे कोई एमपी जो है वो किसी पार्टी में मिल जाता है, किसी पार्टी के थ्रू पैसा लेके उसके वोट अगेंस्ट में करता है पार्टी के विल के, तो उसमें 10th शेड्यूल में डिसाइड होता है। 10th शेड्यूल में स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इसे आगे अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसा कि डिस्कस किया कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। अब क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसमें फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है, और जबकि स्टेट लेजिस्लेटर्स जो होते हैं उसमें फाइनल डिसीजन गवर्नर का होता है। तो यहाँ पर हमने 2 बातें देखी, मगर इन दोनों केसेस में प्रेसिडेंट और गवर्नर एडवाइस लेगा इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब ये जो आप देखते हैं अक्सर ऑप्शन दे दिया जाता है एक ऑब्जेक्टिव में कि जो ये प्रेसिडेंट ने डिस्क्वालीफाई किया है इसको चैलेंज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। वहाँ ये गलत हो जाएगा, इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो आप तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सब मैटर इससे रिलेटेड है। अब आर्टिकल अदर डिस्क्वालिफिकेशन है जो आर्टिकल 101 में दिए गए हैं कि कैसे उसको, जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आदमी 2 सीटों पर जीत गया। मान लो मैं हूँ आजमगढ़ की सीट पे भी जीत गया और मैनपुरी की सीट पे भी जीत गया। अब मैंने क्या किया कि विद इन स्पेसिफाइड लिमिट जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की है, उस स्पेसिफाइड लिमिट में मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं बताता हूं कि मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, बाकी सीट छोड़ दूंगा। तो इस केस में दोनों सीटें चली जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बोथ सीट इफ डिडंट डू सो लिखा नहीं है, दोनों सीटों से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है,
और अगर जैसे क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने देखा कि 60 दिन तक वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में और स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग से अब्सेंट रहे, तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब मैं जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ की आपसे बात कर रहा था, जिसमें स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद को इंसर्ट किया गया है। इसको इंसर्ट बाद को किया गया और इसमें बाद में भी 91st अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू भी इसमें चेंजेस लाए गए। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे क्या हुआ, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो कहीं पार्टी इंडिपेंडेंटली जीता, मान लो दिल्ली से केजरीवाल इंडिपेंडेंटली जीते और बाद को इन्होंने कह दिया कि हम बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये डिफेक्शन का केस हो जाएगा। वोटिंग पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग की, ये डिफेक्शन का केस हो जाएगा। और जैसे कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 मंथ के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो क्या कहते हैं, डिफेक्शन नहीं होगा। मगर 6 मंथ के बाद उसने ज्वाइन की तो वो डिफेक्शन का केस हो जाएगा। अब आगे इसमें देख लीजिए क्या था। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से पहले एक प्रोविज़न था कि आप 1/3, मतलब मान लो किसी पार्टी में 100 मेंबर हैं, 100 में से 30 मेंबर, तो 33 मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, 1/3, तो क्या होगा कि आपको डिफेक्शन नहीं लगेगा, आपको सदस्यता निरस्त नहीं होगी, आप बने रहोगे। मगर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद क्या हुआ, आपको ये 2/3 कर दिया गया। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि कैसे 1/3 से 2/3 कर दिया गया। अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस केस में नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें पार्टी डिसाइड करती, कभी कभी पार्टी लाइन के बोर्ड करना, पार्टी लाइन से अलग बोर्ड करना भी अलाउ कर देती है। और जैसा कि मैंने बताया था 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर आप दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं तब भी आपको क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एमपी की सारी डिटेल देखी कि कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, राज्यसभा में क्या स्टेटस होता है। हमने देखा कि एमपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से कीजिए। कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ईजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।